गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब का वितरण। तो आज के टॉपिक पे हम जिन जिन टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दो छोटी छोटी टर्मोलॉजियाँ हैं, जिसमें पहली टर्मोलॉजी है समदाब रेखा क्या होती है। समदाब रेखा क्या होती है। दूसरी जिसको कहते हैं हम लोग आइसोबार। दूसरी जो टर्मोलॉजी है उसमें है दाब प्रवणता क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। दोनों शब्दों से मिलते जुलते शब्दों से हम लोग परिचित हो चुके हैं। समदाब की तरह से मिलता जुलता शब्द मिला होगा आपको समताप, और दाब प्रवणता से मिलता जुलता शब्द मिलेगा आपको ताप प्रवणता। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब वितरण, और साथ में ये भी अध्ययन करेंगे हम लोग कि पृथ्वी के धरातल पर जो वायुदाब हैं, जिनको वायुदाब पेटियां कहते हैं, ये किन कारकों से उत्पन्न होती हैं और ये कितनी हैं। तो ये तीन टॉपिक हम लोग का मुख्य है, जिसमें दो टर्मोलॉजियां हैं। मुख्य टॉपिक हम लोग का ये है। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि वायुमंडलीय दाब क्या होती है, और इस वायुमंडलीय दाब का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं उनकी, और वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इस पे चर्चा की थी। आज इससे आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। उसमें सबसे पहला है समदाब रेखा क्या होती है, आइसोबार क्या होता है। समदाब रेखा समान वायुमंडलीय दाब को मिलाकर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। इस अन्य शब्दों में कहें तो औसत समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखा, जिसे समदाब रेखा कहा जाता है। इसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि जैसे किसी जगह धरातल पर इस तरह के प्लेसेस हैं। यहाँ का वायुमंडलीय दाब है 1010 मिलीबार, यहाँ का है 1010 मिलीबार, यहाँ भी है 1010 मिलीबार, यहाँ भी है 1010 मिलीबार, और यहाँ भी है 1010 मिलीबार। इसी प्रकार यहाँ भी है। अब कहा जाए कि 1010 मिलीबार की समदाब रेखा को ड्रॉ कीजिए या खींचिए, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ से इसको ऐसे और इस प्रकार, तो ये जो समदाब रेखा होगी ये 1010 मिलीबार की समदाब रेखा हो जाएगी। यानी कि समान वायुमंडलीय दाब को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा समदाब रेखा होती है। इन समदाब रेखाओं का यूज़ क्या है, तो मौसम मानचित्र बनाने में या मौसम संबंधित जानकारी प्रदान करने में इन समदाब रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ये समदाब रेखाएं वास्तव में पृथ्वी के धरातल पर मिलती नहीं हैं, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं। और इनका भी मापन कैसे किया जाता है, औसत समुद्र तल पर। जैसे हमने समताप रेखाओं का मापन किया था औसत समुद्र तल पर, वैसे ही इनका भी औसत समुद्र तल पर ही मापन किया जाता है। तो ये समदाब रेखाएं हैं। दूसरी जो हमारी टर्मोलॉजी है, इसको याद रखिएगा, समदाब रेखाएं क्या होती हैं। दूसरी जो हमारी टर्मोलॉजी है वो है दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। दाब प्रवणता को साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह दाब परिवर्तन की दर है। यानी कि अक्षांशों के, पृथ्वी के धरातल पर अक्षांशों से संबंधित दाब में होने वाले परिवर्तन को ही दाब प्रवणता कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि तापमान परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। वैसे ही वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन की दर को हम लोग दाब प्रवणता कहते हैं। और ये दाब प्रवणता ही होती है जो
वायु की गति को निर्धारित करती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं। जैसे ये एक समदाब रेखा है जो 1010 मिलीबार को दिखाती है, दूसरी समदाब रेखा है जो 1020 मिलीबार को दिखाती है, और तीसरी समदाब रेखा है जो किसी कारण से 1030 मिलीबार को दिखाती है। ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर समान दूरी 1-1 इंच पे हमने खींचा है इसको, यानी कि मान लिया जाए कि 1-1 अक्षांश 1-1 डिग्री अक्षांश की दूरी पे खींचा गया है। ये एक समदाब रेखा है का क्षेत्र है। दूसरी समदाब रेखाएं इस प्रकार से हैं, और यहाँ पर जो मान है 1010 MB, यहाँ पर 1020 MB और यहाँ पर 1030 MB, जो लगभग 1-1 सेंटीमीटर पे खींची गई हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब दाब प्रवणता की बात की जाएगी तो यहाँ पर दाब परिवर्तन की दर अधिक है, क्योंकि यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर यानी कि बहुत कम स्थान पे ही 10-10 मिलीबार का अंतर आ जा रहा है दाब में, जबकि यहाँ 1-1 इंच पे 10 मिलीबार का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर दाब परिवर्तन की दर अधिक तेज है और यहाँ पर दाब परिवर्तन की दर कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, कम दाब प्रवणता होगी और यहाँ पर अधिक दाब प्रवणता होगी। अर्थात जब समदाब रेखाएं दूर दूर होंगी, सापेक्षतः एक दूसरे से दूर दूर होंगी, तो वह कम दाब परिवर्तन को प्रदर्शित करेंगी और यहाँ पर दाब प्रवणता कम होगी। इसके विपरीत जब समदाब रेखाएं पास पास होंगी तो इसका मतलब है कि ये अधिक दाब परिवर्तन को व्यक्त करेंगी, और इस दशा में क्या होगा कि दाब परिवर्तन की दर अधिक होगी। अब दाब प्रवणता ही पवनों की गति को निर्धारित करता है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ पे डिस्कशन कर चुके हैं कि जहाँ पर हाई प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब होता है, और जहाँ पर लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब होता है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवनें प्रवाहित होती हैं। अब यह दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी, पवनों की वेलोसिटी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि पवनों की गति को निर्धारित करने में इसी दाब प्रवणता का योगदान होता है। अर्थात दाब प्रवणता जितना अधिक होगा, पवनों की वेलोसिटी भी उतनी ही अधिक होगी। इस फैक्ट को आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। पहला तो यही है कि दाब प्रवणता क्या होता है, और दाब प्रवणता जब समताप रेखाएं अधिक दूर दूर हों तो दाब प्रवणता कम होता है, जबकि समदाब रेखाएं पास पास होती हैं तो दाब प्रवणता अधिक होता है। और ये दाब प्रवणता ही होता है जो पवनों की गति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हमारे दो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजियाँ थी जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक थी समदाब रेखा और दूसरी है दाब प्रवणता क्या है। अब अपने हम मुख्य टॉपिक पे आते हैं। जो हम लोग का आज का टॉपिक है ये है पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब पेटियों का विस्थापन। विस्तार। पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रकार की वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं, इसी का अध्ययन करना है कि पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की पेटियां कौन कौन सी हैं और किस पेटी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। यदि हम पृथ्वी के ऊपर, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और साथ में भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध तक और भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध तक ये वायुदाब का वितरण कैसे हुआ है, इसको एक साधारण रूप से समझा जा सकता है कि यदि हमारी पृथ्वी समांग धरातल की होती, समांग धरातल मतलब होमोजेनियस सरफेस की होती, या तो स्थलीय भाग होता, या तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट होता, या फिर जलीय भाग होती, ओशन ही होता,
यानी होमोजीनियस सरफेस होती। समांग धरातल का मतलब है कि या तो स्थलीय भाग ही सिर्फ होता या सिर्फ जलीय भाग होता, स्थल और जल का मिश्रण नहीं पाया जाता। पहली शर्त यह है। और दूसरी शर्त यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती, यानी अपने अक्ष पर जो दैनिक गति करती है जिसको कहते हैं रोटेशन, और ये रोटेशन कितना है, 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। अगर यह गति नहीं होती तो सामान्य रूप से क्या होता कि भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब पाया जाता, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते वैसे वैसे वायुदाब बढ़ता जाता। ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता कि हम लोगों ने देखा था कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। चूँकि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक पाया जाता है, यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती हैं, तो तापमान अधिक पाया जाता है, और जब तापमान अधिक पाया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर वायुदाब भी कम पाया जाएगा, क्योंकि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध है। तो यदि तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा। जबकि यहाँ से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे, उत्तर में और दक्षिण में, तो तापमान की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी, सूर्यातप की मात्रा कम होती जाएगी। और उसका कारण क्या होगा कि जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो कम होता जाएगा, और इसलिए जो सनलाइट है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो ध्रुवों की तरफ तापमान कम होता जाएगा। तो समान रूप से क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया होती और यहीं ग्रेजुअली कम होता जाता, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्या हो जाता, हाई प्रेशर। उसी प्रकार दक्षिण में भी क्या होता है, ये हाई प्रेशर। लेकिन ये कब स्थिति होती, ये एक आइडियल कंडीशन है जब दो शर्तें पूरी होती। पहली शर्त ये है कि पृथ्वी समांग धरातल की होती, यानी कि पृथ्वी पर या तो स्थलीय भाग होते या सिर्फ जलीय भाग होते, और दूसरा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती, रोटेशन नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी पर समांग धरातल भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि पृथ्वी का जो कुल एरिया है, सरफेस एरिया पृथ्वी का है, इसके लगभग 71% भाग पर ओशन का विस्तार है और 29% भाग पर कॉन्टिनेंट यानी कि लैंड का विस्तार है। तो इस प्रकार पृथ्वी क्या है, लैंड एंड ओशन का मिक्सअप है। यहाँ पे स्थलीय भाग भी है और यहाँ पर महासागरीय भाग भी है। तो पहली शर्त तो कट गई। दूसरी शर्त है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थिर नहीं है, वो हमेशा रोटेट करती रहती है और वह 24 घंटे में अपनी धुरी पे एक चक्कर लगा लेती है। तो इसी कारण क्या है कि पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की वायुदाब पेटियों का निर्माण हुआ है, और मुख्य रूप से ये वायुदाब पेटियां क्या हैं, दो हैं। एक है उच्च वायुदाब और दूसरी है निम्न वायुदाब। अब हम आते हैं सबसे पहले कि पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियों का जो विस्तार है उसको देखते हैं। सबसे पहला तो पहली जो पेटी है विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ये क्या है कि इस पेटी का निर्माण, जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी भी इसे कहा जाता है। इसको देखने के लिए थोड़ा सा ग्लोब की सहायता लेते हैं। यह है ग्लोब, हमारा पृथ्वी का ही प्रतिनिधित्व करता है। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर क्या होती है कि सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती हैं, और इसलिए यहाँ का तापमान सदैव ऊंचा बना रहता है। औसत रूप से यहाँ का वार्षिक औसत तापमान लगभग 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रहता है, यानी कि औसत रूप से वार्षिक तापमान यहाँ पर अधिक बना रहता है। और यहाँ दिन में हमेशा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ धरातल गर्म हो जाता है, और धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब वायु गर्म होगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा, वायु हल्की होगी
और जब वायु हल्की होगी तो वो अपने स्थान से ऊपर उठेगी, और इस कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में हमेशा निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। तो अब इसको हम देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश जिसको कहते हैं। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार पाया जाता है। और ये क्षेत्र क्या होता है कि वर्ष भर यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान ऊंचा बना रहता है, धरातल गर्म रहता है, और धरातल के संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होती है तो उसका आयतन बढ़ता है और हल्की होकर वो ऊपर उठती है। इस प्रकार यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बना रहता है। ये जो वायुदाब पेटी है ये वर्ष भर तो बनी रहती है, लेकिन सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ, यानी कि यह पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो कभी ये भाग सूर्य के सामने पड़ता है तो कभी ये भाग पड़ता है। और उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है ये हम लोगों ने देखा था इंसोलेशन या सूर्यातप वाले चैप्टर में। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ यह पेटी क्रमशः उत्तरायण के समय उत्तर की तरफ और दक्षिणायन के समय दक्षिण की तरफ खिसकती रहती है। लेकिन इसको छोड़िए, आप सिर्फ इस पर कंसंट्रेट कीजिए कि ये वर्ष भर निम्न वायुदाब की पेटी बनी रहती है। यहाँ इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पेटी का निर्माण तापमान के कारण होता है, यानी कि तापमान यहाँ पर वर्ष भर अधिक रहता है, जिस कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो बीच वाला भाग है इसमें क्षैतिज पवन प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि यहाँ धरातल पर पवनें नहीं चलती हैं, बहुत मंद गति से चलती हैं। क्योंकि आसपास की जो इधर की साइड में जो पवन आएगी ये जैसे ही यहाँ पहुँचेगी ये गर्म होकर ऊपर उठेगी। इसी प्रकार इधर की जो पवन आएगी दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, नाम बस जान लीजिए, आगे इस पर डिस्कशन करेंगे, बस इतना जान लीजिए कि ये जो पवनें आएंगी ये यहाँ पहुँचकर गर्म होंगी और ये गर्म होकर फिर से क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी। अर्थात ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्षैतिज पवन प्रवाह नहीं होगा। क्षैतिज पवन प्रवाह का मतलब है कि धरातल पर इस प्रकार की पवनें नहीं चलेंगी, धरातल के समानांतर नहीं चलेंगी, हॉरिजॉन्टल नहीं चलेंगी। तो ये क्षेत्र बहुत कम बना रहता है और इसीलिए इस क्षेत्र को एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं डोलड्रम। और डोलड्रम का मतलब होता है एरिया ऑफ कॉम, यानी कि वह क्षेत्र जहां हरदम पवनें मंद या शांत पड़ी रहती हैं। और यह डोलड्रम की जो पेटी है ये भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। लेकिन इसकी एक विशेषता है डोलड्रम की पेटी की, यह साल भर नियमित नहीं होती है और ना ही लगातार फैली होती है, ये डिसकंटिन्यू होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, विच्छिन्न होती है, यानी कि ये लगातार नहीं फैली होती है। डोलड्रम की पेटी यह स्थलीय भाग पर अनुपस्थित होती है। और इसको देखने के लिए हम देखते हैं दूसरे मैप के सहारे से। ये भूमध्य रेखा है और जो डोलड्रम की पेटी है वो सागरीय भागों पर तो पाई जाती है, लेकिन स्थलीय भागों पर यह लगभग अनुपस्थित होती है। कारण क्या है कि स्थलीय भागों पर कुछ न कुछ क्षैतिज पवनों का प्रवाह होता है, तो इस कारण से डोलड्रम की पेटी डिसकंटिन्यू हो जाती है, बल्कि यह सागरीय भागों पर अस्थायी रूप से पाई जाती बनी रहती है, जबकि स्थलीय भागों पर यह अनुपस्थित हो जाती है। ये पृथ्वी के धरातल पर जो डोलड्रम की पेटी है यह एक कॉन्टिन्यूअस रूप में नहीं पाई जाती। इसको याद रखना है कि डोलड्रम की पेटी क्या होती है, यह विषुवत रेखा पर फैली हुई ऐसा क्षेत्र है कि जो क्षैतिज पवन प्रवाह से अप्रभावित रहता है, यानी कि यहाँ पर धरातल के समानांतर पवन नहीं चलती है। और दूसरी इसकी विशेषता है कि यह विच्छिन्न रूप से नहीं होती, यानी कॉन्टिन्यूस रूप से नहीं होती है, अविच्छिन्न रूप से नहीं होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, यानी कि यह टूटी फूटी सी होती है, रेगुलर नहीं होती है। दूसरा यही इसका इम्पॉर्टेंट है।
और याद रखना है कि जो विषुवत-रेखी निम्न वायुदाब की पेटी है, इसके बनने में तापमान का प्रभाव होता है, इसीलिए इसे हम लोग तापजन्य निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक के दूसरे जो वायुदाब की पेटी है। जो दूसरी वायुदाब की पेटी है इसे कहते हैं उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये भूमध्य रेखा है। अभी हम लोगों ने देखा कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ जो वायुदाब की पेटियां हैं, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब क्या हम देखेंगे इसके कि उत्तर में 25 से 35 डिग्री उत्तर और इसी प्रकार 25 से 35 डिग्री दक्षिण, ये दोनों गोलार्धों में ये जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। और इसे कहने का मतलब यही होता है कि इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब की स्थिति बनी रहती है। यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट देखना ये है कि अभी हम लोगों ने देखा था पहले, इसके पहले वाले लेक्चर में तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तापमान एवं वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। अर्थात जब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा और जब तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। यहाँ पर विपरीत कंडीशन पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे अधिक पृथ्वी के धरातल पर तापमान इसी क्षेत्र में पाया जाता है, इसी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। चाहे वो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली हो, या अल्जीरिया का हो, या लीबिया का स्थान हो, या इथोपिया का स्थान हो, या भारत के थार का रेगिस्तान हो। ये जो अक्षांशीय विस्तार वाला क्षेत्र है, विश्व में सबसे अधिक तापमान इन्हीं भागों में पाया जाता है। लेकिन उच्च वायुदाब भी पाई जाती है। उसका मुख्य कारण क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। पहले देख लेते हैं कि ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार दोनों गोलार्धों में है। अब होता क्या है, होता यह है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, इस तरह से पश्चिम से पूरब की तरफ। जब यह पृथ्वी घूर्णन करती है तो इसके कारण एक डिफ्लेक्शन फोर्स जनरेट होती है, जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, कोरियालिस बल। इसी कोरियालिस बल के कारण क्या होता है कि पवनें पृथ्वी के धरातल से, जो यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र है, यहाँ से धरातल पर वायु ऊपर उठती है। ऐसे यहाँ से भूमध्य रेखा से वायु ऊपर उठेगी, और वायु जब ऊपर उठेगी तो ऊपर धरातल से ऊपर क्या होगा कि यहाँ यदि धरातल पर लो प्रेशर है तो इस क्षेत्र में हाई प्रेशर होगा वायुमंडल में ऊपर। यानी कि धरातल पर भूमध्य रेखा के पास निम्न वायुदाब है तो ऊपर वायुमंडल में उच्च वायुदाब है। अब ये जब पवन यहाँ पहुँचेगी तो उच्च वायुदाब से यह ध्रुवों की ओर मुड़ जाएगी इस प्रकार से, और यहाँ जब पहुँचेगी तो ये नीचे की तरफ अवतलित होना शुरू हो जाएगी, धरातल पर नीचे की तरफ अवतलित होना शुरू हो जाएगी। यानी कि भूमध्य रेखा से
जो पवन भूमध्य रेखा से ऊपर उठेगी वायुमंडल में, वो कुछ ऊंचाई पर जाकर फिर ध्रुवों की ओर मुड़ना शुरू हो जाएगी। और ध्रुवों की ओर जब मुड़ना शुरू हो जाएगी तो यहां पर जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र जो होगा, ये लो प्रेशर जोन होगा। यहां पर निम्न वायुदाब होगा। और निम्न वायुदाब क्या होगा कि धरातल पर यहां पर उच्च वायुदाब है, तो इसके ऊपर वायुमंडल में ठीक विपरीत स्थिति होगी, निम्न वायुदाब होगी। एक चीज याद रख लीजिए यहाँ पे कि यदि पृथ्वी के धरातल पर कहीं पर जो कंडीशन है वायुदाब की, यदि यहाँ पृथ्वी के धरातल पर निम्न वायुदाब है तो इसके ऊपर वायुमंडल में उच्च वायुदाब होगी। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। यदि यहाँ पर धरातल पर हाई प्रेशर है तो इसके ऊपर वायुमंडल में निश्चित रूप से लो प्रेशर होगा। और इसके विपरीत यदि यहाँ पर धरातल पर लो प्रेशर है तो इसके विपरीत ठीक ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा वायुमंडल में। इतना याद रख लीजिए। और ये कहाँ तक होगा, क्षोभ सीमा तक ही ये स्थिति बन जाएगी। क्षोभ सीमा के बाहर ये स्थिति नहीं बनती है। तो आप ये समझ लीजिए कि भूमध्य रेखा पर यदि पृथ्वी के धरातल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र है तो इसी के ऊपर ठीक वायुमंडल में उच्च वायुदाब होगा। और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है और दक्षिणी गोलार्ध में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, धरातल पर तो उच्च वायुदाब है, तो वायुमंडल में क्या होगा, इसके ऊपर निम्न वायुदाब होगा। अब यहाँ से जो पवन उठकर ऊपर जा रही है ये ध्रुवों की ओर मुड़ जाएगी और इस लो प्रेशर एरिया निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होने लगेगी। अब यहाँ जब पहुँचेगी यह पवन तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह नीचे की तरफ अवतलित होना शुरू हो जाएगी इस प्रकार। और यहाँ से जो पवन भूमध्य रेखा से ऊपर उठी इस तरह से, वो यहाँ जाकर उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब में इस तरह से ऊपर से नीचे उतरने लगेगी। यानी कि भूमध्य रेखा से वायु ऊपर उठेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ पर उच्च वायुदाब होगा और यहाँ से यहाँ जाएगी जहाँ निम्न वायुदाब होगा और फिर यह धरातल पर उतरेगी और इस प्रकार यह एक सेल का निर्माण करेगी। इस सेल का निर्माण करेगी, इसे कहते हैं हम लोग हैडली सेल। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना नाम जान लीजिए। यानी कि ये होगी हैडली सेल। अब क्या होगा, जो यहाँ उच्च वायुदाब बन रहा है सब ट्रॉपिकल एरिया में, उपोष्ण कटिबंध में, ये तापमान तो बहुत अधिक यहाँ पर और नियमतः क्या होना चाहिए, निम्न वायुदाब होना चाहिए, लेकिन विपरीत कंडीशन पाई जा रही है। तापमान भी अधिक है और वायुदाब भी अधिक है। तो इस वायुदाब का निर्माण पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, यानी कि पृथ्वी के गति के कारण होता है। इसीलिए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब को गतिजन्य उच्च वायुदाब कहा जाता है, डायनेमिकल इंड्यूस्ड कहा जाता है, गतिजन्य उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि ये किसके कारण होता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के गति के कारण होता है। तो इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब को गतिजन्य उच्च वायुदाब कहा जाता है। याद रखिए कि ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब है। पहला फैक्ट हमें याद रखना है कि ये गति के कारण बनता है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण भूमध्य रेखा से ऊपर उठी हुई जो वायु है, यहाँ से यह नीचे की तरफ अवतलित होती है, ऊपर से वायु नीचे की तरफ अवतलित होती है, और जब ऊपर से वायु नीचे की तरफ आएगी तो उसका घनत्व तो बढ़ेगा, वो डेंस होगी, घनत्व तो बढ़ेगा, तो इसलिए वायुदाब भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पहला फैक्ट है कि यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनती है। अब देखेंगे कि विश्व के जो अधिकतर मरुस्थल हैं, जैसे जो विश्व के अधिकतर मरुस्थल हैं वो लगभग इसी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ते हैं। जैसे यदि हम इसको प्लॉट करें इस प्रकार से, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र है। इधर उत्तर में
और इधर दक्षिण में। तो देखेंगे कि जितने भी बड़े रेगिस्तानी भाग हैं, चाहे विशाल रेगिस्तान डिजर्ट हैं, वो इसी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में ही पड़ते हैं। चाहे अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका का सहारा हो, या इंडिया का थार हो, या मैक्सिको का डिजर्ट हो, या साउथ यूएसए का डिजर्ट हो, यानी कि और चाहे सऊदी अरेबियन पेनिनसुला का डिजर्ट हो, सऊदी अरेबिया का डिजर्ट हो। इसी में देख लेते हैं चाइना का गोबी डिजर्ट भी इसी में आ जाता है, लेकिन थोड़ा वो उत्तर में पड़ता है। तो जो विश्व के अधिकतर बड़े मरुस्थल हैं, और इसी प्रकार दक्षिण में देखते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, या अफ्रीका में जो कालाहारी डिजर्ट है, या इस प्रकार का जो डिजर्ट यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन दक्षिण अमेरिका में इस प्रकार का डिजर्ट कोस्टल एरिया में पाया जाता है, उसका रीजन भी थोड़ा अलग है। तो देखते हैं कि जो विश्व के बड़े मरुस्थलीय भाग हैं इसी उच्च वायुदाब पेटी में पड़ते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में पड़ते हैं। और मरुस्थल होने का कारण क्या है कि यहाँ से वायु अवतलित होती है, और जब वायु अवतलित होती है तो वो भारी होती है, वो डेंस होती है, और इसलिए यहाँ पर मौसम क्या होता है, अस्थायी बन जाती है, वायुमंडलीय दशाएं अस्थायी बन जाती हैं, वर्षा नहीं होती है। जब हम लोग वर्षण प्रेसिपिटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि क्यों नहीं होती है। तो इसका आप लोग देख लीजिए कि जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब है दोनों गोलार्धों में, अधिकतर बड़े रेगिस्तान इसी भाग में पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ की वायुमंडलीय दशाएं वर्षा को हतोत्साहित करती हैं। तो हम लोगों ने इस टॉपिक पे देखा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। और यह क्यों बनता है? यह बनता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, इसलिए इसको गतिजन्य उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब कहते हैं। इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। इसी क्षेत्र को कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, या जिसको कहते हैं हम लोग अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। ऐसा क्यों कहते हैं? नाम सुना होगा आप लोगों ने, और कि अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं, जिसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश। इसी भाग को, ये जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब है, इसे ही कहा जाता है अश्व अक्षांश। इसके कहने का मतलब ये है सिर्फ कि मध्यकाल में क्या होता था कि घोड़े के व्यापारी जब व्यापार के लिए निकलते थे तो वो उस समय पाल वाली नौकाओं से चलते थे। जो नौकाएं किसी इंजन से नहीं चलती थीं या प्रोपेलर से नहीं चलती थीं, वो बड़ी बड़ी पाल लगी होती थीं, और हवाओं के कारण उन नौकाओं का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता था। तो जब वो नौकाएं इस भाग में पहुंचती थीं तो यहाँ पर वायुमंडलीय दशाएं बहुत शांत थी, यानी कि वायु प्रवाह होता ही नहीं था, तो इसलिए उनकी नौकाएं आगे नहीं बढ़ती थीं। एकदम वायु थी ही नहीं तो पाल काम नहीं करता था, क्योंकि पाल काम कब करेगा? जो जहाज़ों के ऊपर लगा होता है इस तरह से, ये काम तब करेगा जब वायु प्रवाह होगा। यहाँ पर वायु प्रवाह होता ही नहीं था, बहुत कम कंडीशन थी। यहाँ पर भी क्षैतिज पवन प्रवाह होता नहीं था, वायु का अवतलन होता था। तो इसलिए इनकी नावें आगे नहीं बढ़ती थी। और दूसरी समस्या इनके सामने ये हो जाती थी कि ऊपर से वायु का अवतलन होता था तो लगातार वायुदाब उच्च बन जाता था, और इनकी नावें लगता था कि डूब जाएंगी। तो ये अपनी नाव के भार को कम करने के लिए, इनको लगता था कि यदि नाव के भार को कम कर दिया जाए तो पहला तो वो डूबने से बच जाएगी, और दूसरा होगा कि उसमें कुछ प्रवाह होना शुरू हो जाएगा जब भार कम हो जाएगा, तो नावें एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ घोड़े अपने क्या करते थे, समुद्र में फेंक देते थे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। जो इसके कहने के पीछे यही कहानी है। तो याद रखिएगा कि इसका दूसरा नाम अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, और उसके पीछे कहानी क्या है कि मध्यकाल में जो घोड़े के व्यापारी होते थे वो अपनी पाल वाली नौकाओं के भार को कम करने के लिए और प्रवाह बनाए रखने के लिए जो घोड़े थे उनको समुद्र में फेंक देते थे, कि ताकि नाव के भार को हल्का किया जा सके या कम किया जा सके, और इस प्रकार नाव प्रवाहित किया जा सके।
तो ये दूसरी जो हमारी पेटी थी इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब जो अगली हमारी वायुदाब की पेटी है इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी। शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी। इसको कहते हैं टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट या जोन। टेम्परेट लो प्रेशर जोन या बेल्ट, इसी को कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। तो इसका दूसरा नाम है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी या जोन। इसका विस्तार होता है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ये होता है टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। इसी प्रकार साउथ में है टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। सामान्य रूप से क्या होना चाहिए कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब में कमी आती जाएगी। ये स्थिति तब होती है जब पृथ्वी या तो होमोजीनियस सरफेस वाली होती या पृथ्वी अपने अक्ष पे बिल्कुल स्थिर होती, लेकिन दोनों कंडीशन नहीं है। अब सवाल उठता है कि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तापमान तो कम होता जाता है, और जब तापमान कम होगा तो वायुदाब को बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लो प्रेशर क्यों होता है निम्न वायुदाब क्यों होता है उत्तर में और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में? तो यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र इसलिए बनता है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और यहाँ से ऊपर वायु का प्रवाह होने लगता है, यानी यहाँ से वायु ऊपर उठना शुरू कर देती है। और जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर था वायुमंडल में, भूमध्य रेखा के ऊपर हाई प्रेशर था, और उपोष्ण कटिबंधीय के पास ऊपर में वायुमंडल में लो प्रेशर था। और यहाँ पर यदि धरातल पर निम्न वायुदाब है तो इसके ऊपर क्या होगा? उच्च वायुदाब होगा वायुमंडल में। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? वायुमंडल में उच्च वायुदाब होगा। अब स्थिति क्या होगी कि यहाँ से पवन ऊपर उठेगी धरातल पर और यहाँ उच्च वायुदाब में पहुँचेगी, और उच्च वायुदाब से सीधे यह निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो ये भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाएगी और यहाँ पहुंचकर फिर यह नीचे की तरफ अवतलित होगी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में, और दूसरी इसकी शाखा ध्रुवों की ओर मुड़ जाएगी इस प्रकार। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ से ऊपर उठेगी, एक शाखा इसकी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की तरफ मुड़ जाएगी और दूसरी शाखा इसकी ध्रुवों की ओर मुड़ जाएगी। तो इस उपोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। इसमें तापमान का योगदान नहीं होता है, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी को गतिजन्य कहते हैं, ड्यू टू डायनेमिकल रोटेशन ऑफ या ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण इस निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। इसलिए हम लोग इसको गतिजन्य निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं, क्रमशः उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये तीसरी पेटी है। अब हम लोग चौथी पेटी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको कहते हैं ध्रुवीय ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करके चारों को एक साथ देखते हैं तो काफ़ी समझ में आ जाएगा।
जो चौथी हमारी वायुदाब की पेटी है इसको कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब, जिसको कहते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, इस पेटी का विस्तार जो होता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का, ये 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर ध्रुवों पर और इसी प्रकार दक्षिण में 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर ध्रुवों में ये हाई प्रेशर होता है। और इसका मुख्य कारण क्या है इस उच्च वायुदाब के बनने का, कि यहाँ पर तापमान वर्ष भर बहुत कम बना रहता है, यानी कि यहाँ पर तापमान वर्ष भर निम्न बना रहता है, बहुत कम सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है। एक तो हम लोगों ने देखा था, जब अब लेक्चर देखा था हम लोगों ने इंसोलेशन वाला, उसमें देखा था कि यहाँ पर क्या होता है कि या तो 6 महीने दिन बना रहेगा या 6 महीने की रात होगी। वर्ष में जब सूर्य उत्तरायण होगा तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होगा, और जब सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा तो यहाँ 6 महीने की रात हो जाएगी। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी जब सूर्य दक्षिणायन करेगा, यानी कि सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा, तो यहाँ पर 6 महीने लंबा दिन होगा, और जब सूर्य उत्तर में चलाएगा तो यहाँ 6 महीने लंबी रात होगी। पहली तो ये है कि दिन की अवधि बदलती रहती है ध्रुवों पर, और दूसरा क्या होता है कि सूर्य की किरणें यहाँ पर लगभग धरातल पर समानांतर पड़ती हैं, उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ हीट बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमेशा उच्च वायुदाब की स्थिति बनी रहती है वर्ष भर। और यहाँ पर उच्च वायुदाब की स्थिति कब बनी रहती है? ताप के कारण, यानी कि तापमान बहुत कम होता है तो उच्च वायुदाब बना रहता है। तो इसलिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी को तापजन्य उच्च वायुदाब की पेटी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और घटना होती है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु निम्न वायुदाब से वायु ऊपर उठती है, जाहिर सी बात है कि ध्रुवों के ऊपर, यदि ध्रुवों के धरातल पर उच्च वायुदाब है तो ऊपर वायुमंडल में क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा, और निम्न वायुदाब होगा तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब के ऊपर वायुमंडल में जो उच्च वायुदाब है, यहाँ से हवा इधर चलना शुरू हो जाएगी, और यहाँ फिर ये नीचे की तरफ धरातल पर अवतलित होगी, सबडक्ट करेगी, डिसेंड करेगी। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी यहाँ पर, और ये इस तरह से चलती रहेगी। और फिर क्या होगा? यह एक सेल का निर्माण कर लेगी। अब जब पवनें हम लोग देखेंगे, पवन प्रवाह, तो वहाँ इसी मैप को और इलाबोरेट करेंगे, इसको और विस्तार से समझेंगे हम लोग। तो आप इसको देख लीजिए, पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की पेटियाँ, और इसको हम लोगों ने देखा कि भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब की पेटी होती है, और यह निम्न वायुदाब की पेटी अधिक तापमान के कारण बनती है, इसलिए भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को हम लोग कहते हैं तापजन्य निम्न वायुदाब की पेटी। भूमध्य रेखा के उत्तर में 25 से 35 डिग्री अक्षांश और इसी प्रकार दक्षिण में 25 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी होती है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है। यहाँ तापमान भी अधिक होता है और वायुदाब भी अधिक होता है। तो इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण इस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री अक्षांश और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है, जिसको कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र या टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट। इसका मुख्य कारण ये होता है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण इस निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस निम्न वायुदाब की पेटी का निर्माण पृथ्वी के गति के कारण होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं गतिजन्य निम्न वायुदाब की पेटी। और ध्रुवों पर क्या होता है कि तापमान वर्ष भर बहुत कम प्राप्त होता है,
तो इसलिए यहाँ पर ताप बहुत कम होता है ताप, इसलिए यहाँ पर उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। तो याद रखिए, अब याद क्या रखना है हमें, एक तो याद रखना है कि पृथ्वी पर कितनी वायुदाब की पेटियां हैं। दो ही वायुदाब की पेटियां हैं, एक निम्न वायुदाब है, एक उच्च वायुदाब है। तो दो वायुदाब की पेटियां हैं। साथ में इन पेटियों का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यानी कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इसका निर्माण तापमान के कारण होता है। यानी कि इस निम्न वायुदाब के कारण निर्माण में और इस उच्च वायुदाब के निर्माण में तापमान का योगदान होता है। क्यों? भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान होता है तो इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है, जबकि ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर कम तापमान होता है, इसलिए उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। तो यानी कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब के निर्माण में सीधे सीधे तापमान का योगदान होता है, तो इसलिए इसे तापजन्य पेटियां कहा जाता है। इसके विपरीत जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब होती हैं और जो शीतोष्ण कटिबंधीय या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब हैं, दोनों गोलार्धों में, इनके निर्माण में तापमान का किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है। तो इसलिए इन दोनों को, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब और शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब, उत्तरी गोलार्ध में हो गई दो, और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में, इन दोनों के निर्माण में, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब और शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब उत्तरी गोलार्ध में, और इसी प्रकार ये दक्षिणी गोलार्ध में, इन पेटियों के निर्माण में तापमान का योगदान नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण इनका निर्माण होता है। इसलिए इन दोनों को, दो उत्तरी गोलार्ध में और दो दक्षिणी गोलार्ध में, इन वायुदाब पेटियों को गतिजन्य वायुदाब पेटियां कहते हैं, जिसमें दो उच्च वायुदाब होती हैं और दो निम्न वायुदाब पेटियां होती हैं। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि ये वायुदाब की पेटियां कौन कौन सी हैं, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इनका, और साथ में इनका निर्माण किस कारण से हुआ है, तापमान के कारण किनका हुआ है, और पृथ्वी के घूर्णन गति यानी कि गति से किसका हुआ है। एक बात याद रखना है कि पृथ्वी हमारी स्थिर नहीं है, ये पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पे घूर्णन करते हुए सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करती है। इसलिए कभी इसका दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है तो कभी इसका उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। और ऐसी कंडीशन में पृथ्वी की क्या होती है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने क्रमशः आते रहते हैं, जिनको हम लोग उत्तरायण एवं दक्षिणायन कहते हैं। और ये उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है, इसको देखने के लिए इंसोलेशन जो टॉपिक था हम लोग का, जो 3rd लेक्चर था, उसको देखिएगा, वहाँ समझ में आएगा कि ये क्या होती हैं। वहाँ पे हमने समझाया इसको। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ जब सूर्य उत्तरायण करेगा, यानी कि सूर्य यहाँ चमकेगा कर्क रेखा पर, तो ये उत्तरी गोलार्ध में पेटियाँ क्रमशः उत्तर की तरफ शिफ्ट कर जाती हैं, यानी कि ये उतना ही उत्तर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगी। अब भूमध्य रेखा पेटी यहाँ आ जाएगी, उपोष्ण कटिबंधीय पेटी यहाँ चली जाएगी और शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी यहाँ चली जाएगी। यानी कि उत्तरायण के साथ ये पेटियाँ उत्तर की तरफ खिसक जाएंगी। और जब सूर्य दक्षिणायन करेगा, यानी कि सूर्य जब यहाँ चमकेगा लंबवत मकर रेखा पर, तो ये पेटियाँ, वायुदाब पेटियाँ क्रमशः दक्षिण की तरफ शिफ्ट कर जाएंगी। यानी कि भूमध्य रेखी पेटी भूमध्य रेखा के दक्षिण में शिफ्ट कर जाएगी, उपोष्ण कटिबंधीय पेटी और दक्षिण में शिफ्ट कर जाएगी, और शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी और दक्षिण में शिफ्ट कर जाएगी। तो हमें ये देखना है कि ये वायुदाब की पेटियां पृथ्वी के धरातल पर स्थिर नहीं हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ ये क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण की तरफ शिफ्ट होती रहती हैं। अब जिनको ये समझ में नहीं आया होगा कि उत्तरायण और दक्षिणायन है क्या, वो इंसोलेशन वाला या सूर्यातप वाला टॉपिक देखेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। हमने बताया है कि कैसे सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। यही है जो पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब पेटियों का विस्तार है, यही है। इन्हीं वायुदाब पेटियों के कारण पवनों का प्रवाह होता है।
तो अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो ये है वायु दाब एवं पवन प्रवाह। तो पहले हम लोग देखेंगे कि पवन प्रवाह में अस्थाई पवनें कौन कौन सी हैं और लोकल पवनें कौन कौन सी हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे याद रखना है हमें, जो चीज़ें हमें बताई हैं हमने आपको, वो चीज़ें याद रखिएगा पॉइंट बाई पॉइंट, और ये चीज़ें बिल्कुल याद रखिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो आप एक बार इत्मीनान से फिर से लेक्चर को सुनिएगा, आप समझ में आएगा। तो मैं फ्रेंड्स आज क्लास यहीं छोड़ता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।